नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में जो हम पढ़ चुके थे प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ चुके थे और इंक्लूजन्स के बारे में पढ़ चुके थे। प्रोटोप्लाज्म की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके थे और प्रोटोप्लाज्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके थे। अब आज हम उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में हम समझेंगे। देखिए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो होता है, ये चैप्टर कौन सा है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, अर्थात बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 3 का यूनिट 1 का यूनिट 1 है। और यूनिट 1 का पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखिए, जो सेल होती है आखिर उसमें साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? बहुत सारे इसमें सेल ऑर्गन्स होते हैं। न्यूक्लियस को सेल में से अलग कर दीजिए तो बाकी जो बचता है मटेरियल प्लाज्म, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। उसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो अब हमें पता चलाते हैं कि आखिर ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। तो प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल में 2 चीज़ें होती हैं। प्लांट सेल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ होती हैं? एक तो होता है बाहर की तरफ उसको घेरे हुए सेल वाल। क्या होती है? सेल वाल। सेल वाल जो होता है वो प्लांट सेल को चारों तरफ से घेरे हुई होती है। और सेल वाल के अंदर जितना भी पोर्शन होता है वो सब कुछ कहलाता है प्रोटोप्लास्ट। क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट। सेल वाल, सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर बाहर, सबसे बाहर की तरफ जो कवरिंग होगी उसे सेल वाल कहेंगे। और उसके अंदर जो मटेरियल सारा होगा वो सब कुछ कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट जो होता है मटेरियल अंदर का सारा, सेल वाल को छोड़कर जो अंदर का सारा मटेरियल है वो 2 भागों में बांटा जा सकता है। उसको हमें कौन कौन से 2 भागों में बांटा जाता है? एक तो उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, बहुत ही पतली कवरिंग होती है, उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रोटोप्लास्ट ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा जो भाग होता है वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट का दूसरा भाग 2 भागों से मिलकर बना होता है। बाहर की तरफ आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर की तरफ होता है इसमें लिक्विड प्लाज्म, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जैसे कि ये सेल है, सेल के चारों तरफ ये कवरिंग हो गई, इसे कहेंगे सेल वाल। बाकी अंदर वाला साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी 2 भाग हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बन गई, ये क्या बन गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई। इसके अंदर वाला सारा पोर्शन क्या कहलाया जाएगा? प्रोटोप्लाज्म कहलाया जाएगा। ये प्रोटोप्लाज्म भी 2 भागों में बटा हुआ होता है। 2 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। एक तो न्यूक्लियस और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियस, और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक तो हो गया न्यूक्लियस और बाकी हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और साइटोल पाया जाता है। साइटोप्लाज्म किनसे मिलकर बना होता है? 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सेल ऑर्गेनेल्स और सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोल। साइटोसोल। एक तो सेल ऑर्गेनेल्स और दूसरा साइटोसोल। तो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल सबसे बाहर की वो तरफ हो गई, उसके अंदर हो गया सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर हो गया
प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पूरा अंदर का मटेरियल हो गया आपका प्रोटोप्लास्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग कर दो, प्रोटोप्लाज्म को अलग कर दो तो प्रोटोप्लास्ट बनता है। प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेल इंक्लूजन्स और आपके स्टोर्ड माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और बाकी जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, साइटोस कहलाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन धागे। न्यूक्लियर बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमोसोम्स, जिससे क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल जो होती है दो भागों में बांट सकते हैं, सेल वाल प्रोटोप्लास्ट में। प्रोटोप्लास्ट को दो भागों में बांट सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांट सकते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांट सकते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोल्स में। ठीक है, तो पेपर में पूछा भी जाता है कि साइटोल्स किसे कहते हैं, तो साइटोल्स किसे कहते हैं, साइटोल्स जो होता है वो साइटोप्लाज्म का भाग होता है। अगर साइटोल्स जो होता है वो साइटोप्लाज्म में से अगर सेल ऑर्गेनेल्स को हटा दें तो साइटोल बचता है। ठीक है, इस प्रकार हमें पता चलता है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो अगर हम न्यूक्लियस को अलग कर दें, प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को अलग कर दें तो साइटोप्लाज्म बनता है। इसमें बहुत सारे कई सारे कोशिकांग पाए जाते हैं और शेष जो होता है कोशिकांग को छोड़कर शेष साइटोसोल कहलाता है। ठीक है, अब हम इसे हटा देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अगर साइटोप्लाज्म पूछे तो क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग कर दी तो साइटोप्लाज्म बनता है। अगर प्रोटोप्लाज्म पूछे क्या होता है तो प्रोटोप्लास्ट में से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अलग करते हैं तो बाकी शेष जो होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल वाल को अलग कर दें, प्लांट सेल में से सेल वाल को अलग कर दें तो बाकी जो शेष होता है वो प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस चार भागों से मिलकर बनता है। न्यूक्लियस के चार भाग होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और क्रोमेटिन फाइबर्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ह्यूमन सेल का एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। तो एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है कि सबसे बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और कुछ सीलिया भी पाए जाते हैं। ये क्या है, सीलिया। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है उसे क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस किन किन से मिलकर बना हुआ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसमें पाए जाते हैं न्यूक्लियोपोर, इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म
और इसके अंदर पाया जाता है क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। ये सब मिला के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस। ये सब कुछ मिला के मिलने से क्या बनता है? न्यूक्लियस बनता है। ठीक है। इसके चारों तरफ पाया जाता है, बाहर की तरफ अर्थात साइटोप्लाज्म में पाया जाता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? अंतःप्रद्रव्य जाल का या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने प्रकार का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? 2 प्रकार का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो कहलाता है जिसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं तो वो कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं तब वो कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी पाई जाती हैं। गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने की थी, इसलिए इसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और गोल्गी एपरेटस भी कहते हैं इसे। ठीक है। इसके अलावा इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा पाया जाता है सेंट्रियोल। कम से कम 2 तो सेंट्रियल पाए जाएंगे इसमें। इसके अलावा पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम के अलावा पाया जाता है परऑक्सीसोम, जो है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ये क्या है? माइक्रोफिलामेंट माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया हमने बताई दिया, सीडी आपको बताई दिया, गोल्जी एपरेटस आपको बताई दिया हमने। राइबोसोम बच रहेगा, राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार का? 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं इसके अंदर? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे कि सबसे बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऊपर की तरफ सीलिया निकले हुए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो सारा पोर्शन है वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, दो भागों से मिलता है, एक तो साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो चारों तरफ से घिरा होता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से घिरा होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर जो धागे जैसी संरचना होती है उसे क्रोमेटिन कहते हैं, और इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है। इसके बाद आता है बाहर की तरफ वाला पोर्शन, इसे हम कहते हैं साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल में जो होता है वो कई सारी साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में कई सारा सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और द्रव पाया जाता है। तो द्रव जो होता है उसे साइटोसोल कहते हैं, और सेल ऑर्गेनेल्स जो पाए जाते हैं उनमें क्या क्या हैं, लाइसोसोम पाए जाते हैं, पेरोक्सोसोम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, गोल्गी एपरेटस पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पाया जाता है जो दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है। इस प्रकार के कई सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, और सेल इंक्लूजन्स भी पाए जाते हैं। इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। इसके बाद अब इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ाएंगे। हमने अभी डिस्क्रिप्शन में क्या पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म ये रहा, कौन सा है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी सारा का सारा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे अगला हेडिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ये आउटर कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल की, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। प्लाज्मा मतलब प्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और उसके बाहर की तरफ कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। और ये पूरी साइटोप्लाज्म को चारों ओर से ये घेरी रहती है। साइटोप्लाज्म की चारों तरफ होती है, इसलिए साइटोप्लाज्म को घेरी रहती है। किसको घेरी रहती है, ये साइटोप्लाज्म को घेरी रहती है, चारों ओर से ये घेरी रहती है। और यह लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन, लाइकोप्रोटीन की ये बनी हुई होती है। चार आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। साइटोप्लाज्म को चारों ओर से ये घेरी रहती है, और इसका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचाना तथा बाहर निकालना इसका होता है। तो इसका जो फंक्शन होगा, जो मेम्ब्रेन होगी, इस मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होगा कि डिफरेंट जो सेल है, सेल के बाहर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना और डिफरेंट मॉलिक्यूल को सेल के भीतर लाना। तो ये दोनों काम जो होते हैं, ये दोनों जो काम होते हैं, बाहर की तरफ मूव कराना सेल के कुछ मटेरियल्स को, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को बाहर की तरफ मूव कराना और सेल के भीतर मूव कराना, ये काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है। ठीक है, और ये क्रिया किसके द्वारा होती है, ऑस्मोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होती है। कौन कौन के द्वारा होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण, RANS के द्वारा होती है, ऑस्मोसिस के द्वारा होती है, और फैगोसाइटोसिस के द्वारा होती है, और फैगोसाइटोसिस के द्वारा होती है, पिनोसाइटोसिस के द्वारा होती है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस आप जानते हैं किसे कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं सॉलिड भोजन पदार्थ को
ग्रहण करना, लेना, अमीबा सॉलिड भोजन पदार्थ को ग्रहण करता है तो फैगोसाइटोसिस की क्रिया कराती है। जो हमारे अंदर WBC होती हैं वो बैक्टीरियाज को, मरी हुई सेल्स को और बैक्टीरिया को खा जाते हैं, एनकल्फ कर लेते हैं, फैगोसाइटोसिस कहलाते हैं। जब अमीबा लिक्विड भोजन पदार्थ को ग्रहण करता है तो उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो पिनोसाइटोसिस कहते हैं लिक्विड को ग्रहण करना, सॉलिड ग्रहण करना फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस की विधि द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की विधि द्वारा ये मॉलिक्यूल्स को या तो सेल के अंदर लेके आएंगे या सेल के बाहर ले जाने का काम करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यही काम होता है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला हो गया, दूसरा था ये तीसरा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये सेल को एंडोस्केलेटन प्रोवाइड कराता है। कौन सा स्केलेटन प्रोवाइड कराता है? एंडोस्केलेटन, जिससे कि सेल जो है, जिसका उसका आकार जो है एक आकार उसका बना रहे, अंदर पिचके नहीं या बाहर की तरफ फालतू ना जाए, इसलिए उसका एक आकार बना रहे। जैसे हमारे शरीर को आकार देने का काम करता है, हमारी हड्डियां करती हैं। हमारी हड्डियां एक एंडोस्केलेटन है जो हमारे शरीर को एक निश्चित आकार देती हैं। ऐसे ही सेल को एक निश्चित आकार देने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया? शेप टू सेल, शेप प्रदान करना, सेल को शेप प्रदान करना। ठीक है, और इसके अलावा साइटोप्लाज्म में होने वाली साइटोप्लाज्मिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी तथा राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है। क्योंकि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम क्या काम करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करती है। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के निर्माण के लिए स्पेस प्रदान करता है। ठीक है, और मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है, साइटोप्लाज्मिक जो रिएक्शन है, एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, उसको भी ये इसको उसके लिए भी स्पेस प्रदान करता है। तो साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इन दोनों के लिए स्पेस प्रदान करता है। इन दोनों रिएक्शंस के लिए, क्रिया के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्पेस प्रदान करता है साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सबसे मेन काम क्या है? सेल को एक निश्चित आकार देना, एक निश्चित आकार देना, शेप देना सेल को। ये काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही होता है। अगला आता है राइबोसोम।